आज अपन बात करेंगे वित्तीय प्रबंध में रोकड़ बजट के। किसी भी व्यावसायिक संस्था के लिए रोकड़ बजट सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। रोकड़ बजट एक तालिका है जिसमें निश्चित अवधि में होने वाले रोकड़ अंतर प्रवाहों और रोकड़ बहिर्प्रवाहों का लेखा इस उद्देश्य से किया जाता है कि इस विशिष्ट समय अवधि में रोकड़ के आधिक्य व रोकड़ की कमियों को पहले से जाना जा सके। वास्तव में देखा जाए तो रोकड़ बजट किसी निश्चित भावी अवधि के लिए रोकड़ प्रवाहों का पूर्वानुमान है। हम सरल शब्दों में बात करें तो रोकड़ बजट किसी भी संस्था को इसलिए बनाना आवश्यक होता है कि वो निश्चित भावी अवधि के लिए अपने रोकड़ के पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं। रोकड़ बजट की सहायता से प्रबंधक संस्था की भावी रोकड़ स्थिति को पहले से ही जान पाते हैं, इसलिए रोकड़ आधिक्य के लाभपूर्ण उपयोग और रोकड़ कमी को दूर करने के लिए अतिरिक्त साधनों की व्यवस्था कर सकते हैं। यदि हम रोकड़ प्रवाह विवरण या रोकड़ बजट का महत्व देखें तो रोकड़ बजट भावी आवश्यकताओं का अनुमान संभव है। ये रोकड़ व्ययों पर नियंत्रण होता है। ये रोकड़ की नियोजन में सहायक है। ये न्यूनतम नकद कोषों में कार्य संचालन के लिए भी आवश्यक है। ये वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन भी करता है और किसी भी कंपनी की सुदृढ़ लाभांश नीति के लिए भी रोकड़ बजट का होना आवश्यक होता है। अब रोकड़ बजट बनाया कैसे जाता है, रोकड़ बजट होता क्या है, इसको एक उदाहरण से अपन स्पष्ट करेंगे कि मान लीजिए ये उदाहरण नंबर 3 है जिसमें लिखा हुआ है कि रेखा लिमिटेड अपने बैंकों से मार्च मई 2015 के मध्य अधिविकर्ष की व्यवस्था चाहता है, यानी वो ओवरड्राफ्ट की व्यवस्था करना चाहता है। उपयुक्त अवधि के लिए रोकड़ बजट बनाइए और बताइए कि निम्न समंकों के आधार पर प्रत्येक माह के अंत में कंपनी को बैंक से कितनी वित्तीय व्यवस्था की आवश्यकता होगी। इसने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 5 महीनों की बिक्री दी है, 5 महीनों का क्रय दिया है और 5 महीनों का वेजेज दिया है। इसी प्रश्न के सीक्वेंस में ये लिखा है कि बिक्री का 50% उधार बिक्री के अगले माह, शेष 50% बिक्री के दूसरे माह में वसूल कर लिया जाएगा। लेनदारों के क्रय अगले माह भुगतान कर दिया जाएगा। 1 मार्च 2015 को बैंक का अनुमानित रोकड़ शेष 1250 रुपये था। श्रमिकों को रोकड़ का भुगतान उसी माह कर दिया जाता है। अपन को 3 महीनों का बजट बनाना है। इसने प्रारंभ में ही कह दिया मार्च से मई तक का बजट बनाना है। तो यदि हम मार्च से मई तक का बजट बनाएंगे तो हम ये देखेंगे कि 3 माह के बजट के लिए सर्वप्रथम हमें मार्च माह का ओपनिंग बैलेंस चाहिए। यह है बजट। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मार्च के महीने का जैसे ओपनिंग बैलेंस है वो हमें दिया है 1250 रुपये। ये 1250 रुपये ओपनिंग बैलेंस जो है ये हमें प्रश्न के ऊपर दिया हुआ है कि 2015 में बैंक में अनुमानित रोकड़ 1250 रुपये होगा। ये 1250 रुपये रोकड़ यहाँ आएगा। ये 1250 रुपये यहाँ आने के बाद में अगला रिसिप्ट है कि केस रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स। केस रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स का मतलब ये हुआ कि हमने जो उधार बिक्री की है उस उधार बिक्री से हमें कितने पैसे वसूल हुए। तो उधार बिक्री से वसूल होने के लिए हमें प्रश्न में दी गई बात को पढ़ना होगा कि उधार बिक्री का 50% अगले माह, शेष 50% दूसरे माह में प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ मार्च में हमें पैसे कौन से प्राप्त होंगे, तो मार्च में पैसे प्राप्त होंगे जो बिक्री आपके फरवरी में हुई है उसका 50% और जो बिक्री हमारी फरवरी में हुई है 9600 और उससे पहले जनवरी में हुई है 9000, फरवरी में हुई है 9600, तो मार्च में हुई है 5400। तो हम देखेंगे कि हमें मार्च में मिलेगा जनवरी की बिक्री 9000 का 50% 4500 और फरवरी की बिक्री 9600 का 50% 4800। ये जो 4500 रुपये है ये जनवरी की बिक्री का 50% है,
ये 4,800 है, ये फरवरी की बिक्री का 50% है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9,300 रुपये मार्च में प्राप्त हुए। इसी प्रकार यदि हम अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में मिलेगा हमें, अप्रैल से पहले 2 महीने पहले, अप्रैल से 2 महीने पहले यानी मार्च में और उससे पहले फरवरी में, तो फरवरी का 9,600 का आधा मिलेगा, मार्च में 5,400 का आधा मिलेगा। तो 9,600 का आधा 4,800 और 5,400 का आधा 2,700 रुपये। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7,500 रुपये प्राप्त होंगे। इसी तरह से यदि हम मई में देखेंगे तो मई में मिलेगा, मई से जस्ट पहले वाला माह अप्रैल, तो अप्रैल की बिक्री थी 8,700, तो इसका आधा और उससे ऊपर 5,400 का आधा, तो 5,400 का आधा 2,700 रुपये और 8,700 का आधा 4,350, तो टोटल 7,050 रुपये। तो 9,300 रुपये मार्च में, ये अप्रैल में और ये मई में। तो इसी को प्रश्न के ऊपर देखेंगे, 9,300 रुपये, 9,300 रुपये मार्च में, 7,500 रुपये अप्रैल में और 7,050 रुपये मई में। ये तीनों हमने नीचे वर्किंग नोट में निकाल के दिखा है। रोकड़ बजट में पहले टोटल केस कलेक्शन निकाला जाएगा। तो केस कलेक्शन में ये हुआ कि हमारा 1,250 रुपये बैलेंस था, 9,300 रुपये हमें उधार बिक्री से प्राप्त हुए, तो कुल प्राप्ति हुई 10,550 रुपये। इसके बाद में हम देखेंगे पेमेंट कितना करना है। तो पेमेंट में पहला पेमेंट करना है क्रेडिटर को। क्रेडिटर वो व्यक्ति होते हैं जिनसे हमने उधार खरीदा है और जिसको हमें भुगतान करना है। तो प्रश्न के प्रारंभ में कहा गया था कि बिक्री का 50% अगले माह, शेष 50% दूसरे माह में वसूल कर लिया जाएगा, जो हमने समझ लिया। अब बात आती है लेनदारों की। तो लेनदारों के बारे में ये कहा गया कि लेनदारों का भुगतान अगले माह किया जाता है। आप अगर ढंग से देखें इसको, क्रय के भुगतान अगले माह कर दिया जाएगा। अगले माह करने का मतलब ये हुआ कि यदि हम मार्च की बात करें तो फरवरी में जो हमारी परचेज थी, फरवरी में जो हमारी 7,200 परचेज थी, इसका भुगतान मार्च में किया जाएगा। ये देखिए, फरवरी में जो हमारी बिक्री थी 7,200 रुपये, उसका भुगतान मार्च में किया गया। और हमारी फरवरी के बाद में मार्च में जो 12,150 है, इसका अप्रैल में किया जाएगा। और हमारे अप्रैल की जो बिक्री 12,300 है, इसका भुगतान मई में किया जाएगा। बिल्कुल क्लियर। देन आफ्टर तीसरा भुगतान है श्रमिकों के संबंध में, मजदूरी के संबंध में। तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान उसी माह कर दिया जाता है, यानी सेम मंथ, जिस महीने की बात हो रही है। तो मार्च में की जो वेजेज है, तो मार्च की वेजेज थी 550 रुपये, अप्रैल की थी 550 और मई की थी 750। तो सेम मंथ में हो जाएगी 550, 500 और 750। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि कुल भुगतान हुआ 7,500 और 550, 7,200 और 550 यानी 7,750। और हमारी रिसीट थी 10,550, इसमें से भुगतान किया 7,750। तो ये जो बैलेंस 2,800 रुपये आया है, ये ए माइनस बी आया है, अर्थात ये ए है, ये बी है और ये ए माइनस बी है। तो 10,550 में से 7,750 गए, तो पीछे बचा 2,800 रुपये। यह 2,800 रुपये मार्च माह का क्लोजिंग केस बैलेंस है। 31 मार्च का ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो यही बैलेंस 1 अप्रैल का ओपनिंग हो जाएगा। ये 2,800 रुपये यहाँ से आए, ये यहाँ कहीं इसका ओपनिंग हो जाएगा। इसमें इसकी केस कलेक्शन फ्रॉम डेटर जुड़ जाएगा। तो इस महीने की टोटल प्राप्ति हुई 10,300। ये टोटल भुगतान हुए 12,650। तो हमें वसूल हुए 10,300, भुगतान हो गए 12,650। तो ये बैलेंस माइनस में चला गया, माइनस हो गया 2,350। अब 2,350 रुपये अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस है। ये सेम बैलेंस मई का ओपनिंग कहलाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी महीने के अंतिम तिथि को अगर कोई बैलेंस क्लोजिंग होता है, तो अगले महीने के प्रारंभ में वही ओपनिंग बैलेंस कहलाता है। इसके टोटल केस कलेक्शन फ्रॉम डेटर 7,050 थे। इसमें से इसका टोटल जोड़ी तो ये 4,700 रह गए। इसमें से इसका खर्चा हुआ 13,000, तो बैलेंस रह गया 8,350। तो अब ये कहा जाएगा, इस केस बजट में ये डिस्कस निकला कि तीनों महीने में इस प्रकार से, पहले महीने में 2,800 रुपये प्लस में है, दूसरे महीने 2,350 माइनस में है, तीसरे महीने 8,350 माइनस में है। तो कंपनी को ओवरड्राफ्ट लेना होगा 8,350 रुपये का। इसे कहते हैं केस बजट। ये सरल शब्दों में एक केस बजट बनाना सिखाया गया था। इसी केस बजट का थोड़ा सा टिपिकल, अगर परीक्षा में आने लायक अगर प्रश्न देखें हम, तो ये अगले उदाहरण में हमें ये बताया गया है। दूसरा उदाहरण है ये
इसमें हम देखते हैं निम्न सूचना का उपयोग करते हुए कंपनी का रोकड़ बजट अप्रैल मई जून 2015 का कॉलम के हिसाब से तैयार कीजिए। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून सेल्स दे रखी है, परचेज दे रखी है, वेजेज दे रखा है, एक्सपेंडिचर दे रखा है। नीचे जो सूचनाएं दी गई है वो इस प्रकार से है। आपको निम्न अतिरिक्त सूचनाएं दी गई है। क्रय का 10%, विक्रय का 20% नकद में किया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल सेल्स में से एक पोर्शन रोकड़ बिक्री का भी होता है, रोकड़ क्रय का भी होता है। तो क्रय रोकड़ किया जाएगा 10%, विक्रय रोकड़ किया जाएगा 20%। औसत संग्रहण अवधि यानी कलेक्शन पीरियड कंपनी के लिए आधे माह का होगा और उधार क्रय का भुगतान निश्चित रूप से क्रय के 1 माह बाद किया जाएगा। तो जो भी हम परचेज करेंगे 1 महीने बाद भुगतान करना, और जो भी हमने उधार दिया है वो आधे माह की उधारी देते हैं। मजदूरी का भुगतान अर्धमासिक करना है, आधा इस महीने आधा अगले महीने। किराए में 500 रुपये खर्च शामिल है जिसका भुगतान मासिक रूप से किया जाना है। चौथा और इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि 1 अप्रैल को रोकड़ का बैंक शेष 15,000 रुपये था। यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होता है। तो यदि हम अप्रैल मई जून का बनाना है तो केस बैलेंस अप्रैल का 15,000 रुपये जो हमने लिया है ये प्रश्न में से उठाया जो चौथे पॉइंट में दिया गया है, जिसे कंपनी 15,000 रुपये से कम रखना चाहती है परंतु 14,000 से कम नहीं रखना चाहती। प्रत्येक माह के अंत में जितना भी बैलेंस हो वो 15,000 से कम रहना चाहिए लेकिन 14 से कम नहीं रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर कोई पैसा बच जाएगा तो वो 1000 के गुणक में FD कराई जाएगी, रोकड़ शेष स्थायी जमा में FD कराई जाएगी 1000 के गुणक में। ये चीज़ ध्यान देने योग्य है। अब इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न आता है 15,000 बैलेंस अप्रैल का, जो आपको बिल्कुल सीधा सीधा समझ में आता है कि अप्रैल का बैलेंस 15,000 रुपये प्रश्न में दिया गया था। 15,000 रुपये बैलेंस अप्रैल का दिया गया। इसके बाद में केस सेल्स के बारे में सीधा कहा गया है। ये देखिए, बिक्री का 20% नकद में है। तो बिक्री अप्रैल में हुई कितनी है? तो अप्रैल में बिक्री हुई है 90,000, मई में हुई है 85,000 और जून में हुई है 80,000। तो 90,000 का 20%, तो 90,000 का 20% होता है 18,000 रुपये। और ऊपर है 85,000 का होता है 17,000 रुपये। और उससे ऊपर है 80,000 का हो जाता है आपके 16,000 रुपये। ये 3 रोकड़ बिक्री। इसके बाद आता है केस कलेक्शन फ्रॉम डेटर। कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर के बारे में हमें ये कहा गया 20% तो नकद में होती है, औसत संग्रहण अवधि आधे माह की है। आधे माह का मतलब क्या हुआ कि कुल बिक्री में से रोकड़ बिक्री घटाने के बाद शेष जो बिक्री बचती है उसका आधा लेना है। कैसे लेंगे केस कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स? इधर देखिए आप, हमें मार्च की बात करनी है, अप्रैल मई जून का निकालना है। तो हमने ये कहा कि अप्रैल में कुल बिक्री जो थी वो 90,000 रुपये की थी। ये प्रश्न में देखिए, अप्रैल में कुल बिक्री जो थी वो आपकी 90,000 रुपये थी। 90,000 रुपये में से 20% आपकी रोकड़ में चली गई तो पीछे बची 72,000 रुपये। तो 72,000 रुपये का आधा तो अप्रैल में ही मिल जाएगा 36,000 रुपये, और शेष आधा आपको अगले महीने मिलेगा मई में। इसी तरह से मई की बिक्री 68,000 रुपये, 68,000 का आधा 34,000 रुपये आपको, देखिए ये टोटल 68,000 रुपये, 68,000 का आधा 34,000 रुपये इसी महीने मिल जाएगा, शेष 34,000 रुपये आपको अगले महीने मिलेगा। इसी प्रकार अगले महीने जून की बिक्री 64,000। अब 64,000 आई कैसे? टोटल बिक्री 80,000 थी, 80,000 का 20% 16,000 रुपये रोकड़ में घट गई, पीछे बची 64,000। 64 का आधा 32,000 रुपये यहाँ आएगा, शेष 32,000 रुपये अगले महीने जुलाई में जाएगा। तो अप्रैल में कुल आएगा क्या? तो अप्रैल में कुल आएगा मार्च की बिक्री का 50%। तो मार्च की कुल बिक्री थी 75,000 रुपये। 75,000 का 20% 15,000 रुपये चले गए रोकड़ में, तो 75 में से 15 गए, पीछे बचे 60,000 रुपये। और ये 60,000 रुपये का आधा तो मार्च में मिल जाएगा, आधा अप्रैल में मिलेगा। तो अप्रैल में कुल मिलेगा, अप्रैल की बिक्री का आधा 36,000 रुपये और मार्च की बिक्री का आधा 30,000 रुपये, टोटल 36,000 रुपये। इसी तरह से मई में मिलेगा, मई के 68,000 का आधा 34,000 रुपये और अप्रैल का आधा 36,000 रुपये, दोनों मिलाकर 70,000 रुपये। इसी प्रकार से जून में मिलेगा 64 का आधा 32,000 रुपये और पिछले महीने 68 का आधा 34,000 रुपये, दोनों जोड़ के 32 और 34 66,000 रुपये। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर अप्रैल का हुआ 66,000, मई का हुआ 70,000 और जून का हुआ 66,000। ये तीनों के तीनों यहाँ पे आएंगे। देखिए, केस कलेक्शन फ्रॉम डेटर अप्रैल का 66,000, मई का 70,000 और ये भी 66,000, जो हमने कैलकुलेशन यहाँ से किया था 66, 70, 66। क्लियर? तो अब हम देखेंगे कि अप्रैल में बैलेंस था 15,000,
बिक्री हुई रोकड़ 18,000, कलेक्शन फ्रॉम डेटर से मिला 66,000। इन तीनों को जोड़ा तो हमें टोटल कैश अवेलेबल हुआ 99,000 रुपये। नॉट क्लियर। देन आफ्टर बात करते हैं पेमेंट की। पेमेंट में सबसे पहले कैश परचेज। कैश परचेज के बारे में ये कहा गया क्रय का 10%। ये देखिए बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है क्रय का 10%। तो क्रय का 10% परचेज है कितना? तो आप देखिए अप्रैल का क्रय है आपके 50,000 रुपये, मई का क्रय है 45,000 रुपये और जून का है 35,000 रुपये। तो 50,000 का 10% 5,000, 45,000 का 4,500 और 35,000 का 3,500। ये तो केस आ गया आपका। उसके बाद में अकाउंट अवेलेबल में हमें ये बताया गया दूसरे पॉइंट में कि औसत संग्रहण अवधि आधे माह की है तथा उधार क्रय का भुगतान नियमित रूप से क्रय के 1 माह बाद किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अप्रैल में क्या चुकाएंगे? तो अप्रैल में चुकाएंगे जो हमने मार्च में क्रय किया था उसका 10% रोकड़ निकलने के बाद जो शेष बचा। तो ये महीना है मार्च का, मार्च में हमने 42,000 रुपये का परचेज किया था। तो 42,000 का 10% 4,200 रुपये तो हमने उसी महीने दे दिए। तो 42,000 में से 4,200 गए तो पीछे बचे 37,800। 37,800 ये यहाँ पे आए अप्रैल में। इसी तरह से मई में कितने आएंगे? तो मई का परचेज देखिए अप्रैल का परचेज था 50,000, 5,000 चला गया 10%, पीछे बचे 45,000 रुपये। ये 45,000 रुपये यहाँ आएंगे। इसी तरह से बात यदि जून की करें तो जून में हमारा आया 40,500, क्योंकि जून में मई में था 45,000। तो 45,000 में से 10% 4,500 रोकड़ में चला गया, शेष बचा जो हमारा यहाँ आ गया। क्लियर? ये तीनों अप्रैल में आया है मार्च की कुल क्रय का 10% घटाने के बाद शेष राशि। मई में आया है अप्रैल का पिछले महीने का अप्रैल का कुल क्रय का 10% घटाने के बाद शेष राशि। और जून में आया है पिछले महीने मई की कुल क्रय का 10% घटाने के बाद शेष राशि। उसके बाद बात करेंगे वेजेज की और वेजेज के बाद बात करेंगे एक्सपेंडिचर की। वेजेज और एक्सपेंडिचर के बारे में पॉइंट नंबर 3 में साफ लिखा हुआ है कि मजदूरी का भुगतान अर्धमासिक किया जाता है। तो अर्धमासिक का मतलब क्या हुआ कि हम अगर अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में 24,000 रुपये है, अर्धमासिक किया जाता है। इसका मतलब मार्च का आधा। तो मार्च का टोटल था 22,000, 22,000 का आधा 11,000 और 24,000 का आधा 12,000। तो 11,000 और 12,000 ये वर्किंग नोट में यहाँ देखिए कि वेजेज का कैलकुलेशन 50% ऑफ करंट मंथ एंड 50% ऑफ लास्ट मंथ। तो पिछले महीने का था 24,000, ये देखिए पिछले महीने का 24,000 अप्रैल का, फिर 20,000, फिर 18,000। तो इन तीनों का आधा आधा तीनों महीने में एंट्री करेंगे। और उसके बाद में 12,000, 10,000, 9,000, ये आया 23,000। 23,000 कैसे आया अप्रैल में? अप्रैल का खुद का 50% और मार्च का 50% दोनों मिला के 23,000। इसी तरह से मई में, तो मई में आएगा, मई का टोटल था 20,000, 20,000 का आधा 10,000 और 24,000 का आधा 12,000। तो 10,000 और 12,000 टोटल 22,000। और इसके बाद में अगले महीने में कितना आएगा? 18,000, 18,000 का आधा 9,000 और ऊपर वाले महीने का आधा 10,000। तो 10,000 और 9,000 19,000 रुपये। ठीक है, तो ये तीनों महीनों का वेजेज आएगा आपके 23,000, 22,000 और 19,000। उसके बाद में अगला मत दिया गया है रेंट। रेंट के बारे में प्रश्न में कहा गया है किराए के 500 रुपये खर्चों में शामिल है जिसका भुगतान मासिक किया गया। तो हर महीने हम 500 रुपये का भुगतान कर देंगे। और ये किस में शामिल है? खर्चों में शामिल है। देखिए वापस पढ़िए इस बात को, किराए के 500 रुपये खर्चों में शामिल है जिसका भुगतान प्रति माह किया गया। तो अब ऊपर जो एक्सपेंडिचर दिया गया है 7,000, 6,500 और 5,000। तो 7,000, 6,000 और 5,000 जो तीनों दिए गए हैं इसमें से 500 रुपये कम हो गए। और इन्होंने कहा है कि खर्चों का भुगतान नियमित रूप से किया गया, यानी उसी महीने का उसी माह में कर दिया गया। तो उसी माह में कर दिया गया। तो 7,000 में से 500 कम हो गए 6,500, 6,000 में से 500 कम हो गए तो 5,500 और 5,000 में से 500 कम हो गए 4,500। इस प्रकार से टोटल पेमेंट आया एक महीने का, पहले महीने का 72,800, दूसरे महीने का 77,500, तीसरे महीने का 68,000। ए माइनस बी जब करते हैं तो पहले महीने का ए आया था टोटल 99,000, 99,000 में से 72,800 कटे तो बैलेंस बचा 26,200। अब 26,200 इस महीने का क्लोजिंग बैलेंस है। लेकिन हमें प्रश्न में ये कहा गया है
कि 1 अप्रैल को रोकड़ शेष 15,000 रुपये रहेगा और कंपनी 15,000 से कम रखना चाहती है, परंतु 14,000 से कम नहीं रखना चाहती। इसका मतलब ये हुआ कि ये बैलेंस हमारा 26,200 है। इस 26,200 में से हमें आगे बैलेंस 14,200 रखना है, यानी 15 से कम रखना है लेकिन 14 से कम नहीं रखना है और राउंड फिगर में रखना है। और एफडी जो करानी है वो 1000 के मोड में करानी है, तो हम फिक्स डिपॉजिट कराएंगे 12,000 की, आगे बैलेंस ले जाएंगे 14,200। ये 14,200 हमारा अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस है। ये अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस हमारे मई का ओपनिंग बैलेंस वापस 14,200 यहाँ आएंगे। इसको जब ऐड करेंगे तो ये बैलेंस आएगा 1,01,200। इसमें से इसके खर्चे आए थे 77,500, ये घटाया तो ये पीछे बचा 23,700। 23,700 में से बैलेंस हमें 15 से कम रखना है लेकिन 14 से कम नहीं, और 1000 के गुणक में एफडी करानी है, इसलिए 9,000 की एफडी कराई, 14,700 हम आगे ले गए। ये 14,700 हमारे मई का क्लोजिंग बैलेंस है। ये मई का क्लोजिंग बैलेंस हमारे जून का ओपनिंग बैलेंस 14,700 आएगा। ये 14,700 जोड़ेंगे जब हमारा 96,700 होगा, और इस 96,700 में से हम हमारे टोटल खर्चे जो घटाएंगे तो बैलेंस बचेगा 28,700। 28,700 में से भी वही नियम लागू होगा कि हमें आगे का बैलेंस जो है वो 15 से कम रखना है, 14 से अधिक रखना है। तो हमने 14,700 का बैलेंस रखा, 14,000 की एफडी कराई। इस प्रकार से ये एक रोकड़ बजट का संपूर्ण प्रश्न है, जिसमें रोकड़ बजट से संबंधित सारी समस्याओं को मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। धन्यवाद।